हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और जिसमें हम एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे कृषि को। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कृषि के विभिन्न प्रकारों एवं कुछ फसलों के विषय में कार्यपत्रक 9, 10 एवं 11 में हम पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। इस कार्यपत्रक में हम शस्य प्रारूप एवं कुछ अन्य फसलों के विषय में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है जो आज के टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो शस्य प्रारूप है ये 3 अंकों का प्रश्न पेपर में आता है जो कि बहुत आसान है। आखिर शस्य प्रारूप होता क्या है? शस्य का मतलब फसल होता है और प्रारूप का मतलब उसको बोने का समय या बोने का ढंग। देखिए भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ एवं जायद। बहुत आसान है, रबी, खरीफ एवं जायद। अब रबी फसलें कब बोते हैं, कब काटते हैं और इसकी प्रमुख फसलें कौन सी हैं, इस तालिका के माध्यम से हमें पता चल जाएगा। आप भी अपनी नोट्स की कॉपी में इसी तरीके की तालिका बनाएं जिससे आपको भी याद करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं एक बार। जैसे अब है रबी फसलें। रबी फसलें जो हैं वो उनका बोने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। यानी इस समय जो समय चल रहा है वो किसका चल रहा है? रबी की फसलों का। फिर काटने का जो समय होगा अप्रैल से जून होगा। और प्रमुख फसलें कौन सी होंगी? गेहूं। आपको याद है ना कि गेहूं इसी समय में बोया जाता है और काटने का समय कब होता है? अप्रैल। तो इसका मतलब गेहूं जो है वो रबी की फसल है। जौ, मटर, चना और सरसों ये सारी की सारी रबी फसलें हैं जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। फिर है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल मानसून के आगमन के साथ यानी जुलाई अगस्त में इनको बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। यानी ये इसका काटने का समय चल रहा है। जैसे कि चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर मतलब अरहर की दाल, मूंगफली इत्यादि। फिर है जायद फसलें। जायद फसलें क्या होती हैं? क्योंकि बहुत कम समय के लिए इनका टाइम होता है तो रबी और खरीफ की फसलों के बीच में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में। और कौन कौन सी फसलें होती हैं? तरबूज, खरबूज और खीरा। यानी जितनी भी पानी वाली फसलें होती हैं वो सारी जायद की फसलें कहलाती हैं और इनके लिए टाइम भी कम है और ये कम समय में जल्दी से पक जाती हैं और फिर हमारे यूज़ करने के लिए बाजार में आ जाती हैं। तो अब आपको समझ में आया 3 ऋतुएं, रबी की फसलें जिसमें जो अक्टूबर से दिसंबर और अप्रैल से जून में काटी जाती हैं, खरीफ की फसलें जो मानसून के आगमन यानी जुलाई अगस्त में बोई जाती हैं, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, और जायद की फसलें इन दोनों के बीच की जो ऋतु होती है ग्रीष्म ऋतु उसमें बोई जाती है। जैसे कि हम मान लें उसको जैसे मई और जून मान लें या अप्रैल से जून मान लें। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। चाय, कॉफ़ी एवं जूट यानी कुछ अन्य फसलें हैं जिनकी भौगोलिक दशाओं के बारे में हम समझेंगे कि आखिर किन भौगोलिक दशाओं में इनको उगाया जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। चाय और कॉफ़ी को हम पेय फसल भी कहते हैं। पेय यानी कि पीने वाली। तो चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। रोपण कृषि का मतलब याद है ना कि जब पूरे के पूरे खेत में एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है और उसको बेचने के उद्देश्य से हम उगाते हैं। चाय का पौधा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी एवं सुगम जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। यानी इसमें पानी हमें ऐसा नहीं चाहिए कि इसकी मिट्टी में कि पानी रुका रहे, बल्कि ढलवा होना चाहिए जिससे पानी वो बह जाए। इसे वर्ष भर नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय के मुख्य उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल हैं। तो ये इसकी भौगोलिक दशाएं हैं जिसमें कि चाय उगाई जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे से समझिएगा। फिर इसके बाद है कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। यानी कि भारतीय कॉफ़ी पूरी दुनिया में अपनी क्वालिटी के लिए मशहूर है। हमारे देश में मुख्यतः अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे देश में कौन से किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है? अरेबिका। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई थी। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु कॉफ़ी के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। फिर इसके बाद है जूट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में भी आता है। जूट को हम सुनहरा रेशा भी कहते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन।
जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है और इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, गलीचे इत्यादि वस्तुएं बनाने में होता है। तो इसलिए आपको मैं बताऊं कि भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा एवं मेघालय प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं और सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में होता है वो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे ही पैदा किया जाता है। तो इसलिए जूट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी इसकी भौगोलिक दशाएं हैं जिसके तहत ये फसलें उगाई जाती है। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने आसान से प्रश्नोत्तर की ओर। तो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, ठीक है। आपको केवल क्या करना है, उस लिंक को ज्वाइन करके हमारे उस ग्रुप से जुड़ना है और आपको केवल वहाँ पे मैं कोई क्लास नहीं लेता, बल्कि वहाँ पर ये सारे वीडियोस रिलीज़ करता हूँ जो यूट्यूब पर रिलीज़ करता हूँ। तो आपको एक जगह पर ही सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सिर्फ इसके लिए आपको सुविधा हो जाए, इसके लिए मैंने आपको बोला कि आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शस्य प्रारूप पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। शस्य प्रारूप जो अभी अभी ऊपर हमने समझा, आपको उसमें वही लिखना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ये है आपका उत्तर नंबर 1, जिसमें आपको शस्य प्रारूप पे जो संक्षिप्त नोट लिखना है। तो आपको ऐसे ही लिखना है, भारत में 3 शस्य ऋतुएं रबी, खरीफ एवं जायद, और फिर तालिका बना के उसको ऐसे ही लिखना है कि रबी की फसलें कौन सी होती हैं, कब उसको बोते हैं, कब काटने का समय और प्रमुख फसलें, खरीफ की फसलें कौन सी, बोने का समय, काटने का समय और प्रमुख फसलें, और जायद की फसलें, उसका बोने का समय और काटने का समय और उसकी प्रमुख फसलें। आपको सिर्फ यही तीनों जो इस टेबल में लिखा है, आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 1 में लिखना है। इससे आपकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन की, और पेपर में ये 3 अंकों का प्रश्न आता है, ठीक है। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए, यानी किन भौगोलिक दशाओं में चाय की खेती की जाती है, एक बार देख लेते हैं। तो ये है आपका उत्तर नंबर 2, चाय के बारे में जो लिखना है आपको, ठीक है। और इसको आपने कैसे लिखना है, इसको पॉइंट वाइज लिखना है। अगर पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको याद करने में भी आसानी होगी और टीचर को चेक करने में भी बहुत आसानी होती है। तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना है कि चाय की खेती रोपण कृषि का उदाहरण है। चाय का पौधा उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी में एवं सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है। इसे वर्ष भर नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी की ज़रूरत नहीं होती। और चाय के मुख्य उत्पादक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल हैं। यह है आपका उत्तर नंबर 2। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा हो तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।